Hi students, in this class of BCom first year macroeconomics, today we start with the chapter number 12, inflation, मुद्रास्फीति, chapter number 12. First short question देखते हैं, what is inflation? मुद्रास्फीति क्या है या कीमत वृद्धि क्या है? In general, inflation means high prices, but in economics, इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को हम ऊंची कीमतें नहीं कहते. इन्फ्लेशन बेसिकली रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूसली राइजिंग प्राइसेस. अर्थात मुद्रास्फीति या कीमत वृद्धि एक प्रक्रिया है जिसमें लंबे समय तक कीमतें लगातार बढ़ती हैं. सो इन्फ्लेशन इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है जिसमें प्राइसेस लगातार बढ़ते हैं. कुछ डेफिनेशंस देखते हैं. According to Peterson, the word inflation in the broadest possible sense refers to any increase in the general price level which is sustained and non-seasonal in character. ये डेफिनेशंस आपके बुक में हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगी. सैमुअल्सन की डेफिनेशन देखते हैं. बाय इन्फ्लेशन वी मीन अ टाइम ऑफ जनरली राइजिंग प्राइसेस. तो बेसिकली आप देखेंगे दोनों डेफिनेशंस में एक ही बात कही हुई है कि जब लगातार बिना वजह मीन्स जनरली प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, कोई एबनॉर्मल कंडीशंस नहीं है, नॉर्मल कंडीशंस में भी अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो दैट इज़ इन्फ्लेशन. ठीक है. आगे शेपिरो की डेफिनेशन है, इन्फ्लेशन इज सिंपली अ परसिस्टेंट एंड अप्रिशिएबल राइज इन जनरल प्राइस लेवल. इसका मतलब परसिस्टेंट मतलब कॉन्टिन्यूस, लगातार बढ़ते हैं, और अप्रिशिएबल का मतलब होता है कि जो प्राइस में होने वाली जो वृद्धि हमें डिस्टर्ब करे बेसिकली. क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि प्राइसेस में होने वाली जो थोड़ी सी वृद्धि है दैट इज़ बेनिफिशियल. प्रोड्यूसर्स के एंगल से अगर हम सोचें तो जब 2-3% प्राइस बढ़ता है तो उतना प्रोड्यूसर के लिए एक इंसेंटिव का काम करता है टू प्रोड्यूस मोर, और इतने कम प्राइस राइज में कंज्यूमर्स पे भी ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ता. लेकिन जब प्राइसेस उससे भी ज़्यादा बढ़ते हैं, एक एप्रिशिएबल हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है और कॉन्टिन्यूस होता है, तो दैट इज़ डिस्टर्बिंग, तो वही इन्फ्लेशन कहलाता है. सो इन शॉर्ट, द प्रोसेस ऑफ परसिस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल इन जनरल इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन. जब लगातार कीमतें बढ़ती चली जाती हैं तो वह प्रक्रिया मुद्रास्फीति या कीमत वृद्धि कहलाती है. अब देखते हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड केन्स के व्यूज़ क्या हैं. केन्जियन व्यू ऑफ इन्फ्लेशन. केन्स ने इन्फ्लेशन के प्रोसेस को दो पार्ट्स में बांटा है. पहला है सेमी इन्फ्लेशन. आपने अभी केन्जियन थ्योरी पिछले चैप्टर में पढ़ी है और आपने देखा होगा कि केन्स कहते हैं कि इकॉनमी में लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, पूर्ण रोज़गार से कम, यानी कि अल्प रोज़गार की अवस्था या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है. तो उस अवस्था में जब अभी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं हुआ तो वैसे तो प्राइसेस नहीं बढ़ते, लेकिन कभी कभी ड्यू टू सर्टेन ऑब्स्टेकल्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कभी कभी उत्पादन में कुछ अड़चने आ जाती हैं. जैसे कि मान लीजिए पावर कट्स लग गए, आपकी मशीन ख़राब हो गई, रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज हो गई, तो दीज आर कॉल्ड बॉटलनेक्स ऑफ प्रोडक्शन. उत्पादन की बाधाएं कहा जाता है. तो ऐसी बाधा होने के लिए टेम्परेरीली, थोड़ी देर के लिए अस्थायी तौर पर प्राइसेस जो है वो बढ़ सकते हैं. तो इसलिए इस अवस्था को, जो पूर्ण रोज़गार से पहले प्राइस बढ़ने की अवस्था है, प्रक्रिया है, दैट इज़ कॉल्ड सेमी इन्फ्लेशन. ठीक है. तो पहला केन्स ने दिया सेमी इन्फ्लेशन. अर्ध मुद्रास्फीति. अर्ध मुद्रास्फीति वो अवस्था है जिसमें पूर्ण रोज़गार से पहले उत्पादन की बाधाओं की वजह से प्राइसेस बढ़ते हैं. सेकंड उन्होंने बोला है ओपन और फुल इन्फ्लेशन. खुली या पूर्ण मुद्रास्फीति. खुली या पूर्ण मुद्रास्फीति जो है वो स्थिति होती है व्हेन वी हैव अचीव द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. जैसा कि नेम से क्लियर है कि पूर्ण रोज़गार की अवस्था हमने अचीव कर ली है. अब जो है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट पर ऑल द वर्कर्स, ऑल द लैंड लेबर कैपिटल मीन्स ऑल द रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, उनके पास काम है. तो अब अगर डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइसेस को तो प्राइसेस ही बढ़ेंगे, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना संभव नहीं है. सो डिलर्ड ने इसे ट्रू इन्फ्लेशन कहा है. देयर इज़ अ ट्रू इन्फ्लेशन व्हेन इफेक्टिव डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स प्लस इफेक्टिव डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स एक्सीड्स द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्राइसेस. ठीक है. तो आप देख सकते हो
कि वैसे केन्जियन जो फिलॉसफी है उसमें तो सेमी इन्फ्लेशन ही होगा, लेकिन जब से ही फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट में आपने क्लासिकल थ्योरी में भी पढ़ा है कि एग्रीगेट सप्लाई को परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाती है, ठीक है, पूर्णतः बेलोचता, यानी कि उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता, तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी नहीं, और अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई तो प्राइसेस ही बढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके बुक में आप देखेंगे फिगर 1 बना हुआ है, जिसमें यू विल फाइंड कि मैं आपको पिक भेज देती हूँ अभी, जिसमें शुरू में जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं हुआ तब तक तो सेमी इन्फ्लेशन है, और जैसे ही फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाता है, क्योंकि अब आउटपुट नहीं बढ़ेगा आगे, तो जिस वजह से केवल प्राइसेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी जुड़ के किसी क्वेश्चन के साथ आ सकता है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, फर्स्ट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकारी नियंत्रण के श्रेणी के आधार पर। इसे आगे 2 पार्ट्स में बांटा गया है, ओपन इन्फ्लेशन एंड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, खुली मुद्रास्फीति और दबी मुद्रास्फीति। ओपन इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होता है, वो द प्रोसेस इन विच प्राइसेस आर अलाउड टू राइज विदाउट एनी अटेम्प्ट टू कंट्रोल देम। खुली मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कि जब इकॉनमी में प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर रही किसी भी अपनी मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी से। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन जो सेकंड टाइप है, नाम से ही क्लियर है कि जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट adopts a large number of measures to curb the price rise। कीमतों में होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए सरकार बहुत सी उपाय अपनाती है, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज़ हैं या बजट पॉलिसी है या होर्डिंग से रिलेटेड कुछ भी डायरेक्शंस हो सकती हैं। तो सप्रेस्ड इन्फ्लेशन थोड़ा डेंजरस होता है क्योंकि वो एकदम से बाद में हाई प्राइस राइज में रिजल्ट कर जाता है, ठीक है। सेकंड कैटेगरी इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय अवधि के आधार पर। इसे 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है वॉर टाइम इन्फ्लेशन, आपका युद्धकालीन मुद्रास्फीति। युद्धकालीन मुद्रास्फीति वो है जब युद्ध के दौरान एक एबनॉर्मल कंडीशंस हो गई, सारे रिसोर्सेज वॉर वेपन्स पे, वॉर पे लग गए, तो रिसोर्सेज यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज और लेबर कैपिटल ये नहीं बचता जिससे हम प्रोडक्शन कर सकें, तो कमोडिटीज़ की शॉर्टेज हो जाती है एंड प्राइसेस स्टार्ट राइजिंग। दिस इज़ कॉल्ड वॉर टाइम इन्फ्लेशन। सेकेंड इसी का पार्ट है पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन, युद्धकालीन के बाद की स्थिति जो है, युद्ध के दौरान हुई जो नुकसान होता है, जैसे कि आपके ब्रिजेस डैमेज हो गए, रेलवे लाइंस हो गई, इकॉनमी आपकी इंडस्ट्रीज तहस नहस हो गई, तो युद्ध के बाद की स्थिति में क्या होगा कि अब उस चीज़ों को सही करने में, रिहैबिलिटेशन ऑफ द इकॉनमी, पूरी अर्थव्यवस्था को फिर से पुनर्स्थापना करने पर फिर पैसा खर्च होता है। तो अगेन रिजल्ट क्या होता है कि युद्ध, वॉर टाइम और पोस्ट वॉर दोनों में ही जो रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर कैपिटल और मनी रिसोर्सेज, मटेरियल्स, वो गुड्स के प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते, और जिससे एग्रीगेट सप्लाई इकॉनमी में या गुड्स की प्रोडक्शन कम रहती है और फिर भी डिमांड तो बढ़ती रहती है, ठीक है, इसलिए शॉर्टेजेस क्रिएट होने से प्राइसेस बढ़ते हैं। और थर्ड इज़ पीस टाइम इन्फ्लेशन, जो नॉर्मल कंडीशंस में शांतिकालीन मुद्रास्फीति, जिसमें नॉर्मली ही प्राइसेस जो हैं बढ़ते हैं, जिसमें देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, और किसी भी वजह से इससे मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई, लोगों ने डिमांड ज़्यादा क्रिएट कर दी, या कोई कहीं किसी बॉटलनेक्स की वजह से शॉर्टेजेस हो गई, तो उस केस में प्राइसेस बढ़ सकते हैं। थर्ड कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की दर के आधार पर। इसमें 4 कैटेगरीज हैं, 4 टाइप्स आगे। नंबर 1 इज़ क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती मुद्रास्फीति। रेंगती मतलब व्हेन द प्राइसेस राइज बट एट अ वेरी स्लो रेट, 1 to 3% तक बढ़ते हैं तो वो रेंगती होता है। इतनी कम रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है उससे प्रोड्यूसर्स को, इन्वेस्टर्स को, स्पेकुलेटर्स को इनकरेजमेंट मिलता है ज़्यादा प्रोडक्शन करने का, ज़्यादा आउटपुट बढ़ाने का, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का, तो दिस इज़ नॉट हार्मफुल। सेकेंड इज़ वॉकिंग इन्फ्लेशन, चलती मुद्रास्फीति, व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइजेज फ्रॉम 5% to 30 to 40%, 30-40% तक प्राइसेस आपकी तेज़ी से बढ़ने लगती हैं, यानी कि जो कमोडिटी आज 100 रुपीज़ की है वो 130 रुपीज़ की मिले तो 30% राइज हो रहा है प्राइसेस में। सो दिस इज़ समवट हार्मफुल फॉर द कंज्यूमर्स, ठीक है, तो उससे उपभोक्ताओं को उनकी परचेजिंग पावर जो है वो कम होती है। थर्ड इज़ रनिंग और गैलोपिंग इन्फ्लेशन, दौड़ती मुद्रास्फीति, व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई, से 80 to 100%, ऑलमोस्ट नियर अबाउट डबल प्राइस राइज होने लग जाता है। सो इससे क्या होगा कि आपकी इनकम का ज़्यादा पार्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में खर्च हो जाएगा और फिर आप उसी इनकम में से सेव नहीं कर पाएंगे,
ठीक है। सो जो वॉकिंग है और रनिंग इन्फ्लेशन है, गवर्नमेंट मस्ट यूज सर्टेन मेजर्स टू रेगुलेट द राइज इन प्राइसेस। कीमतों में होने वाली वृद्धि को रोकने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। और फोर्थ इसमें हाइपर इन्फ्लेशन, अति मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति मीन्स व्हेन विद इन डेज, 1 2 4 10 दिन में ही प्राइसेस जो है वो हम कहें कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए, एकदम मीन्स कम टाइम में ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन जो कि नॉर्मली वॉर या पोस्ट वॉर या बहुत एबनॉर्मल कंडीशंस में ही हो सकता है, जैसा कि हिस्ट्री में जर्मनी में, या कुछ एग्जांपल्स आप इंडिया के ले सकते हैं। तो ये फिगर 2 देखेंगे जिसमें इन्होंने वाई एक्सिस पे टाइम पीरियड लिया है, एक्स एक्सिस पे परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस है। तो आप देखेंगे कि जब कम टाइम में, जैसे कि 4 ईयर्स में 100% प्राइसेस बढ़ गए तो वो गैलोपिंग हो गया, जबकि 22 साल में जाकर या 22 मंथ्स कह लें कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन 8% 10% रहा, ठीक है। तो वो क्रीपिंग या वॉकिंग के तो जब कम टाइम में ज़्यादा प्राइसेस बढ़ते हैं दैट इज़ डेंजरस, और जब बहुत लंबे समय में थोड़े से प्राइस रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है दैट इज़ नॉट हार्मफुल। नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। क्षेत्र के आधार पर क्षेत्र के आधार पर 2 टाइप्स हैं, सेक्टोरल इन्फ्लेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। क्षेत्रीय मुद्रास्फीति और सर्वांगीण मुद्रास्फीति। क्षेत्रीय मुद्रास्फीति मीन्स व्हेन द प्राइसेस राइज इन वन पर्टिकुलर सेक्टर। से फूड इन्फ्लेशन है, फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, या एग्रीकल्चर गुड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, या से कार्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेक्टर में जब प्राइसेस बढ़ते हैं केवल। और कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं जब पूरी इकोनॉमी में सभी कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। फिफ्थ कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ राइज इन प्राइसेस। कीमत वृद्धि में बढ़ने की जो प्रक्रिया का आधार है, इसमें भी आपकी 4 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 इज़ वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, मजदूरी प्रेरित मुद्रास्फीति। सेकेंड इज प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, थर्ड इज डेफिसिट इंड्यूस्ड एंड फोर्थ इज स्टैगफ्लेशन। अब ये चारों करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि एक प्रोड्यूसर के एंगल से अगर हम सोचें तो प्राइसेस कैसे डिटर्मिन होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या चीज़ होता है, जो फैक्टर इनकम्स हैं, जैसे कि लैंड का कॉस्ट प्लस लेबर की कॉस्ट, है ना, लैंड का रेंट, लेबर की वेजेस, उसके बाद एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट्स और कैपिटल का इंटरेस्ट प्लस मटेरियल्स कॉस्ट सब आ जाती है इसमें, ठीक है। तो अब इन सारी मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू प्राइसेस, ऐसे समझ लेते हैं कि उसके बेसिस पे प्राइस डिटरमिन होता है। अब सारी कॉस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वेजेस, क्योंकि लेबर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कॉस्ट का, लेबर कॉस्ट। सो व्हेन द वेजेस ऑफ वर्कर्स इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, सो एज कॉस्ट इंक्रीजेस प्राइसेस इंक्रीज, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे कि जब वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट के बढ़ने से प्राइसेस बढ़ते हैं, तो ये एक वन टाइम प्रोसेस नहीं होता, ये लगातार निरंतर प्रक्रिया, एक स्पाइरल की फॉर्म में, एक दुष्चक्र के रूप में ये प्राइसेस बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल लिसन केयरफुली नाउ, व्हेन से वेजेस राइज, कॉस्ट इंक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स, ठीक है। मजदूरी बढ़ती है, उत्पादन की लागत बढ़ती है और कीमतें बढ़ती हैं वस्तुओं की। अब जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ते हैं तो वर्कर्स को लगता है कि उनकी रियल वेजेस कम हो गई, अब वो उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई, तो वो और ज़्यादा वेज राइज की डिमांड करते हैं, ठीक है। वर्कर्स को क्या लगता है कि महंगाई हो गई तो उनको ज़्यादा वेजेस दी जानी चाहिए, तो वो उनको फिर से उनकी वेजेस बढ़ जाती हैं। जब वेजेस बढ़ जाती हैं फिर से कॉस्ट बढ़ जाती है, और कॉस्ट बढ़ जाती है तो फिर से प्राइसेस बढ़ते हैं। तो ये एक सर्कल बन जाता है, वेज राइज का, कॉस्ट राइज का, प्राइसेस का, फिर वेज का, फिर कॉस्ट का, फिर प्राइसेस का, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड वेज साइकिल, वेज स्पायरल। इसी तरीके से अगला भी प्रॉफिट इंड्यूस में प्रॉफिट साइकिल बनेगा आपका। किस तरीके से, प्रॉफिट्स भी क्योंकि कॉस्ट का पार्ट है, ठीक है। तो प्रॉफिट कॉस्ट का पार्ट कैसे, मान लीजिए हमने अपने जो भी प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर ने 10% प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लिया, तो प्राइसेस ठीक है। नाउ अब प्रोड्यूसर को लगता है कि नहीं, उसे 50% प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, तो जैसे वो प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाएगा, कॉस्ट बढ़ गई और प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है। तो अगेन प्रॉफिट्स के बढ़ने से अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो उस केस में भी एक स्पायरल जो है, जिसको मार्कअप इन्फ्लेशन कहते हैं। थर्ड इज डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। डेफिसिट इंड्यूस्ड, घाटा प्रेरित मुद्रास्फीति, ठीक है। बेसिकली क्या है कि जब गवर्नमेंट घाटे का बजट बनाती है, डेफिसिट बजट, आपको मैंने पिछले वाले केन्स की थ्योरी में बताया होगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे की व्यवस्था। तो उस डेफिसिट बजट के घाटे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से बोरो करती है, और सेंट्रल बैंक वो उधार जो है
नए नोट छाप कर देता है। तो नए नोट छापने से क्या होता है, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाती है। जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस, इफ़ यू रिमेंबर MV = PT, ये इक्वेशन अभी आप पढ़ के आए हैं, MV = PT क्लासिकल थ्योरी में पढ़ी आपने, ठीक है। तो जब M बढ़ता है तो P बढ़ता है, तो इस डेफिसिट फाइनेंसिंग करने से प्राइसेस बढ़ते हैं। एंड फोर्थ इज स्टैगफ्लेशन, ठीक है। स्टैगफ्लेशन वो स्थिति होती है, नॉर्मली डेवलप कंट्रीज़ में होती है, कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति के अंडर क्या होता है, देयर इज़ फॉल इन प्रोडक्शन एंड राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस होती हैं, ध्यान से सुनेंगे। सैमुअल्सन क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन इन्वॉल्व्स इन्फ्लेशनरी राइज इन प्राइसेस एंड वेज रेट एट द सेम टाइम दैट पीपल आर अनेबल टू फाइंड जॉब्स एंड फर्म्स आर अनेबल टू फाइंड कस्टमर्स फॉर व्हाट देयर प्लांट्स कैन प्रोड्यूस, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन वो स्थिति होती है जिसमें कीमतें बढ़ती हैं वस्तुओं की, वेजेस भी बढ़ती हैं, लेकिन लोग अनएम्प्लॉयड भी होते हैं, और प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन कंज्यूमर्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स को खरीदते नहीं हैं। क्यों नहीं खरीदते, क्योंकि कंज्यूमर्स को लगता है कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जब कम होंगे तो लेंगे हम। तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन जो है वो अराइज हो जाती है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन।